बनने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ये दोनों लिंक्ड हैं, पास पास हैं। ये कहेंगे हम दोनों तो एक साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगे भाई। Now, यहाँ सिचुएशन है what will happen if the genes are not present so close? ओके, जैसे एक यहाँ है और एक मैंने लगा लिया भैया दूर है, इससे काफी दूर है, ये ए है, ये बी है। अब जीन्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, क्या ये भी मायना रखता है? बिल्कुल, ये भी मायना रखता है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द जीन्स आर नॉट सो क्लोज। चलो अब हम लेते हैं एक क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस बी कह दिया हमने उसे, क्योंकि इससे पहले एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ए हम पिछले सेशन में समझ चुके हैं। वहां पे जो दो कैरेक्टर्स हमने लिए थे वो कौन से थे? एक आईज का कलर और एक बॉडी का कलर। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कैरेक्टर 1 ले रहे हैं विंग्स का साइज, उसके पंखों का साइज। दो तरह का है भाई ऑप्शंस, वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप वो है जो बहुतायत में पाया जाता है, नेचर में ज्यादा है जो। इसमें नॉर्मल विंग्स हैं, पंखों का साइज नॉर्मल है और रिप्रेजेंट करा हमने एम के ऊपर प्लस साइन। ठीक है ना। दूसरा मिनिएचर विंग जो है दैट इज द म्यूटेंट टाइप। मिनिएचर का मतलब होता है छोटे साइज के। इसको हम सिंपली सिंगल एम से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर कोई प्लस का साइन नहीं लगा रहे हैं। अभी तक हमने जो सिंबल्स यूज करे थे, अगर आपको याद हो, डब्ल्यू प्लस हमने यूज करा था जब हमने आई कलर की बात करी थी, रेड है ना। फिर हमने स्मॉल वाई प्लस यूज करा था जब बॉडी कलर की बात करी थी कि ब्राउन बॉडी कलर है ना। सो डब्ल्यू प्लस के लिए ऐसे दूसरा वाला डब्ल्यू, वाई प्लस के लिए वाई, राइट। सेक्स क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला के XX इज फीमेल, XY इज मेल। क्लियर है? इतनी चीजें रिवाइज भी हो रही हैं, याद भी हो रही हैं। चलो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ये जो हम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इसमें एक कैरेक्टर तो ले लिया विंग्स का साइज, दूसरा कैरेक्टर फिर हमने ले लिया आई का कलर। सो कैरेक्टर 2 इज आई कलर, आंखों का रंग। वाइल्ड टाइप वाला रेड आई कलर होता है, रेड को रिप्रेजेंट करते हैं भाई डब्ल्यू प्लस से ऐसे करके। और जो म्यूटेंट वाला है दैट इज वाइट, सफेद, स्पेशल सफेद वाइट, राइट। म्यूटेंट टाइप इसको डब्ल्यू डब्ल्यू। तो दो कैरेक्टर्स ले लिए हमने अपने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में। एक कैरेक्टर लिया विंग का साइज जो है मिनिएचर है या फिर वो नॉर्मल साइज है, दूसरा ले लिया आईज का कलर। अब आप देखिए इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल नहीं डरना, एक एक चीज आपको समझाऊंगा मैं इसमें। रेड कलर ले लेता हूं जी किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। ये है पेरेंटल फिनोटाइप्स ड्रोसोफिला। इधर है जी मेल ड्रोसोफिला, ये रहा जी फीमेल ड्रोसोफिला। तो मेल है वाइल्ड टाइप, मेल इज वाइल्ड टाइप। व्हेन आई से वाइल्ड टाइप, इसका मतलब है दोनों कैरेक्टर्स में हमने इसमें जो है डोमिनेंट वाला फीचर लेके चलना है कि इसकी आंखों का रंग होगा लाल और इसके पंख होंगे नॉर्मल साइज के, मिनिएचर नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। आप देखो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे रिप्रेजेंट करा था, एक यूं बनाया हुआ है और दूसरा वाला हल्का सा यूं ऐसे हुक्ड बनाया है। दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम। यही चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, यानी ये मेल है, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल है और वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल विंग्स है और लाल आंखें हैं। इसको हम क्रॉस करा रहे हैं इस फीमेल ड्रोसोफिला से, जिसमें आप जीनोटाइप देखिए डब्ल्यू एम, दो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स के ऊपर हमने डब्ल्यू एंड एम दिखाया पर उन पे प्लस का साइन नहीं लगाया। इसका मतलब ये म्यूटेंट टाइप, स्पेशल टाइप है, यानी वाइट आईज हैं एंड मिनिएचर विंग्स हैं, वाइट आईज हैं और मिनिएचर विंग्स हैं। इनको आपस में हमने ब्रीड कराया तो हमारे पास आ गए F1 फिनोटाइप्स, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, फीमेल भी मिलेंगे और मेल भी मिलेंगे। सो फीमेल हो गए यहाँ पे वाइल्ड टाइप, क्योंकि फीमेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो मेल से आना है, फीमेल के पास दो एक्स है।
एक एक्स फीमेल ड्रोसोफिला बेबी जो है अपनी मदर से लेगी और एक एक्स फीमेल बेबी ड्रोसोफिला अपने फादर से लेगी। फादर वाला जो एक्स है वो W+ और M+ वाला है ना, वाइल्ड टाइप वाला, तो वो अपने आप को डोमिनेट करके शो करेगा भाई। तो फीमेल हो गई वाइल्ड टाइप और मेल्स जो हो गए हैं, अब मेल में क्या हो जाएगा, मेल में वाई क्रोमोसोम तो आया फादर से, है ना। वाई क्रोमोसोम पे तो कोई ऐसा विंग्स वाला या फिर आई कलर वाला जीन नहीं है। दूसरा एक्स आया मदर से और मदर के पास तो म्यूटेंट टाइप वाले एलील्स थे, यानी व्हाइट आईज एंड मिनिएचर विंग्स। तो व्हाइट आईज एंड मिनिएचर विंग्स वाले मेल हो गए एंड वाइल्ड टाइप फीमेल हो गई। देखो उल्टा हो गया ना सिचुएशन, पेरेंटल जनरेशन में मेल वाइल्ड टाइप, फीमेल म्यूटेंट। नेक्स्ट जनरेशन में हमें उल्टा दिख रहा है जी, जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप है और जो मेल है उसमें म्यूटेंट वाले फीचर्स आ गए। ये था जी F1 फिनोटाइप। चलो जी, अब बढ़ते हैं F2 फिनोटाइप्स की तरफ। मतलब जब हमने इस तरह के मेल्स जो F1 जनरेशन में हमें मिले हैं, व्हाइट आईज एंड मिनिएचर विंग्स वाले, ऐसे मेल्स को हमने क्रॉस करा दिया वाइल्ड टाइप फीमेल्स के साथ, तो अगली प्रोजेनी जो हमें मिली, कितने सारे इंडिविजुअल्स मिलेंगे यहाँ पे, है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ढेर सारे एग्स ले करेंगी फीमेल ड्रोसोफिला, ढेर सारे एग्स में से लार्वे निकलेंगे, प्यूपा बनेगा, फिर अडल्ट फ्लाइज बनेंगी, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो अगली जनरेशन F2 जनरेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस मिले, पेरेंटल टाइप्स भी मिले और रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले, पेरेंटल टाइप भी मिले और रिकॉम्बिनेंट भी मिले। फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब हम इनकी क्या है ना, पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंस टाइप का क्या रेशो है, देखते हैं आगे। इधर देखिए क्या क्या ऑप्शंस मिले हमें। व्हाइट आईज एंड मिनिएचर विंग्स वाले ड्रोसोफिला हमें मिले, फीमेल भी एंड मेल भी। हमें वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल्स मिले, फीमेल्स भी एंड मेल्स भी। हमें वाइट आईज और उसके साथ वाइल्ड टाइप विंग्स भी मिले। वाइट वाला फीचर तो रिसेसिव है और वाइल्ड विंग्स वाला फीचर डोमिनेंट, तो ये वाली चीज भी मिली हमें, ये ऑप्शन भी था, फीमेल भी और मेल में भी। ऐसा ही वाइल्ड टाइप आंखें मतलब लाल आंखें और मिनिएचर विंग्स भी मिले। अब आप समझ पा रहे हैं, नए कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। दैट मींस जीन्स दूर दूर लोकेटेड थे, लिंकेज की बात कर रहे थे ना, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स में दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो फिर क्रॉसिंग ओवर में नए रिकॉम्बिनेंट्स बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। यही बात शो हुई है इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से, कि जब आप एक एलील ऐसा ले रहे हैं जो विंग्स के लिए है और एक एलील आई कलर के लिए, इनमें दूरी ज्यादा है क्रोमोसोम के ऊपर। जब हम पहले येलो बॉडी ब्राउन बॉडी एंड साथ में आई कलर वाला लेके चल रहे थे तो दूरी कम थी, क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम थी, रिकॉम्बिनेंस की फ्रीक्वेंसी कम थी। यहाँ पे वही चीज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो रिकॉम्बिनेंस ज्यादा बने हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कितने हैं। F2 जनरेशन में हमें पेरेंटल टाइप मिले 62.8%, राइट। नॉन पेरेंटल टाइप 37.2%। नाउ यू गॉट इट। नॉन पेरेंटल मीन्स रिकॉम्बिनेंस, न्यू फॉर्म्स ज्यादा बन गई, तो जीन्स में दूरी ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक जीन कट के आगे पहुंचा, दूसरा भी कट के आगे पहुंचा, नए कॉम्बिनेशंस बने हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट जी। नाउ ड्रोसोफिला कितनी सुंदर है, प्यारी लग रही है आपको ये, है ना? अखबार पढ़ रही है, देख रही है। Is there any relation between linkage and recombination? ऑब्वियस सी बात है भाई, होगा, होना भी चाहिए। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का ये रिश्ता क्या है, ये रिलेशन क्या है, समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर फर्स्ट, लेट मी राइट हियर दैट दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट and questions can be framed from this part in your NEET exam. यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। Recombination is inversely related to linkage. Inverse relation है recombination का। देखिए, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, जितने जीन्स ज्यादा क्लोज हैं, क्लोजर द जीन्स, टाइटर इज द लिंकेज, लेसर इज द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सादी सी बात है, सिंपल है। ये हम बनाते हैं एक क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड, ऐसे बड़ा सा क्रोमोसोम मैंने दिखाया आपको, ठीक है।
एक जीन यहां और बिल्कुल उसके पड़ोस में यहीं पे उसके साथ ही चिपक के बैठा है दूसरा जीन. क्लोजर द जीन्स, टाइटर इज द लिंकेज. टाइटली लिंक्ड, पास पास हैं, बिछड़ना चाहते ही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली लेसर इज द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. राइट, एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दे. डिस्टेंट द जीन, दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, एक दूसरे से दूरी पे हैं, लिंकेज कम है, अगली जनरेशन में अलग अलग होके जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं. सो हायर आर द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. तो ये वाला हमारा सपोज केस ए है, इसमें लेस चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के. एक हम और केस ले लेते हैं यहीं पे पास में. ठीक है जी, ये ऐसे यहाँ पे एक जीन यहाँ एक यहाँ, मतलब दूरी ज्यादा है, तो इनके अलग अलग हो जाने की अगली जनरेशन में संभावना उतनी ही ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा. क्लियर हुआ जी? सो रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू लिंकेज. क्लियर है इतना? चलो एक और कंसेप्ट बताता हूं. जीन मैपिंग क्या होता है? क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं. डीएनए की एक शॉर्ट सेगमेंट जिसमें एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, वो जीन कहलाता है. क्या हम जीन्स को लोकेट कर सकते हैं क्रोमोसोम्स पे कि कहां कहां प्रेजेंट है वो? जीन मैपिंग क्या संभव है? यस इट इज. व्हाट इज जीन मैपिंग? द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिलेटिवली मैपिंग जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये बात हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स पे, उन सब के बारे में हम जान चुके हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे ये चीज. तो जीन मैपिंग आप समझे? ओके, इन वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट. राइट, इट इज एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. अभी तक हमने मॉर्गन का नाम याद रखा है, इसके अलावा और कौन कौन से वैज्ञानिकों का? भाई जेनेटिक्स में ग्रेगोर जॉन मेंडल का नाम तो है ही, कार्ल स्कॉर्न्स, वॉन शेमार्क, याद है ये भी, ह्यूगो डीवरीज. डीवरीज के बारे में आगे भी हमने पढ़ना है जब म्यूटेशन थ्योरी का हम जिक्र करेंगे. ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी भी है आपके सिलेबस में. सो एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट क्रिएटेड द फर्स्ट जीन मैप. इंपॉर्टेंट. नाउ क्या यूनिट यूज करे उन्होंने इसके लिए? यूनिट है जी सेंटीमॉर्गन, स्मॉल सी एंड कैपिटल एम, एंड दिस एम डॉट यू स्टैंड्स फॉर मैप यूनिट. मैप यूनिट का मतलब क्या है? मिनिमम फिजिकल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर. कि क्रोमोसोम की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि दूसरे होमोलोगस के साथ क्रॉसिंग ओवर हो सके. ये भी तो जरूरी है ना. क्रॉसिंग ओवर तो याद है ना, प्रोफेस स्टेज में होता है मियोसिस के. सो दिस मैप यूनिट इज व्हाट? प्लीज नोट कर लीजिए, मिनिमम फिजिकल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जितना कम डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर की उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी है. सो क्रॉसिंग ओवर वाला ये रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे. और इससे पहले रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज का इनवर्स रिलेशनशिप समझाया था मैंने आपको. राइट मेरे बेटा? नाउ व्हाट इज 1 cm? सेंटीमॉर्गन, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. अगर 1% है चांस रिकॉम्बिनेशन का तो 1 सेंटीमॉर्गन हम यूनिट लेते हैं. परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, इट्स द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. जीन्स में कितनी दूरी है आपस में. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आरएफ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं, मान लो 100 ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसमें से कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं, नॉन पेरेंटल टाइप्स कितने हैं? मान लो 10 है, तो 10 इंटू 100 कर दीजिए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर. राइट, सिंपली चलो ऐसे लिख लेते कि भैया 100 तो है टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें से 10 है रिकॉम्बिनेंट्स. तो मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? 10/100 गुणा 100. ठीक है जी, तो स्वाभाविक सी बात है ये 10% फ्रीक्वेंसी हो गई. एज सिंपल एज दैट. फ्रीक्वेंसी ऐसे तो निकालेंगे, 100 से 100 कट गया तो 10%. क्लियर है जी? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन frequency. Right,
ये आप ड्रोसोफिला का जीन मैप देख पा रहे हैं, जिसमें वाइल्ड टाइप कैपिटल ए है, म्यूटेंट टाइप स्मॉल ए है, और वाइल्ड टाइप में जब कैपिटल ए होता है तो आई कलर या फिर कोई भी अगर आप डिनोट कर रहे हैं कि भाई अगर विंग की बात कर रहे हैं या फिर आप बॉडी कलर की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड टाइप यूज करना है आपने, है ना। और बाकी जो आपको बीच में परसेंटेज रिकॉम्बिनेंस का दिख रहा है कहीं पे 0 लिखा हुआ है, 13.0 है, 31.0 है, सो ये जीन मैपिंग किया हुआ है जी, राइट, ड्रोसोफिला के। क्लियर है? ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ये हमने। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोसोफिला से जरा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। टीएच मॉर्गन, थॉमस हर्ट मॉर्गन ने इतने प्रयोग कर दिए ड्रोसोफिला के ऊपर, मेंडल की कही हुई बातें सही साबित हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सही साबित हुआ, कुछ नई बातें भी उन्होंने कही लिंकेज के बारे में, रिकॉम्बिनेंस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज म्यूटेशन, सडन चेंज इन द डीएनए। एक हल्का सा बदलाव हो जाने पे इतने भयानक असर हो सकते हैं कि कुछ म्यूटेशंस तो लीथल हो सकती हैं कि इंसान की मृत्यु ही हो जाए। कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन म्यूटेशंस के कारण। सम म्यूटेशंस आर यूजफुल, ऐसा कि बहुत कम होता है। सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ज्यादातर ऐसा होता है। एंड सम म्यूटेशंस आर टोटली यूजलेस एंड दे कंटिन्यू टू परसिस्ट इन द पॉपुलेशन। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओइनोथेरा लमार्कियाना पे उन्होंने काम करा था ह्यूगो डी व्रीज ने, और उन्होंने कहा था दैट म्यूटेशंस आर अकरिंग इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स, सब में होता। म्यूटेशंस कैन बी यूजफुल, दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन बी यूजलेस, कई तरह के हो सकते हैं। यूजफुल म्यूटेशंस आर selected by nature, harmful mutations are rejected, useless mutations continue to persist in the population. चलो पहले हम गौर फरमाते हैं इस म्यूटेशन शब्द पे डिटेल में। उससे पहले डीएनए के बारे में याद कर लीजिए भाई। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट ही तो है, पॉली मींस मैनी, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और डीएनए बना है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट जी। क्रोमोसोम दिख रहा है आपको यहाँ पे। क्रोमोसोम को अगर हम अनवाइंड कर देते हैं, खोल देते हैं पूरी तरह से, तो आपको दिख रहा है कि भाई पूरा खोल देने से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? डीएनए। ये पूरी सेगमेंट जो है डीएनए की है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डिटेल में पढ़ेंगे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी। दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करें तो बीच में हमें ये आपको अल्फाबेट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ए टी जी सी। क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस याद है आपको, राइट जी। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे हमने, न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, फॉस्फेट, यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। तो ये वही ए एडेनिन, टी थाइमीन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन, और एक यूरेसिल भी हमने पढ़ा था आरएनए में, है ना। तो ये आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स जो दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिख रहा है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, अच्छा बेसिक आपको याद है ना, प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स जो हैं, ए और टी जुड़ते हैं आपस में, जी और सी जुड़ते हैं आपस में। कौन से बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच? याद कीजिए जरा, ठीक है। चलो तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। म्यूटेशन क्या है बेटा? म्यूटेशन इज अ फिनोमेना दैट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन के जरिए डीएनए के सीक्वेंस बदल जाते हैं, ऑल्टरेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है उसमें। एंड कॉन्सिक्वेंटली इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप, जिसके कारण जीनोटाइप बदलेगा, फिनोटाइप बदलेगा, दोनों बदल सकते हैं। कई बार होता भी है कि जीनोटाइप बदला पर फिनोटाइप में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसा मेजर चेंज हुआ ही नहीं कि फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट हो पाए, और कई बार जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है जी। सो बेसिकली म्यूटेशन इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन द डीएनए। म्यूटाजेंस वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशंस करते हैं। कुछ म्यूटेशंस तो अपने आप है, एरर है कि भाई डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। और कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो म्यूटाजेंस करते हैं। सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं,
है ना, उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तंबाकू जब जलाया जाता है, जो बर्निंग जब होता है टबैको का, तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें कई कार्सिनोजेंस होते हैं, डीएनए में गड़बड़ कर देते हैं और म्यूटेशन हो जाता है। लंग्स का कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, स्मोकर्स में, अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है ये। जब हम कैंसर पढ़ेंगे ना तो डिटेल में फिर से पढ़ेंगे हम म्यूटेशन के बारे में भी। नाउ व्हाट इज अ जीन? इफ यू रिमेंबर, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे मैंने ये दिखाया कि भाई ये जीन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस इतना, ये कोडिंग जीन है, ये किसी चीज के लिए कोड कर रहा है। और किसके लिए कोड कर रहा होगा? कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा होगा। ये जीन प्रोटीन ही तो बनाएगा। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है जी। सो कोडिंग जीन इज फाइनली फॉर्मिंग अ प्रोटीन। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक नॉर्मल जीन कैसा दिखेगा और एक म्यूटेटेड जीन कैसा दिखेगा। नॉर्मल वर्सेस म्यूटेटेड जीन एंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय दैट। ये है हमारा नॉर्मल जीन, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ए विद टी, जी विद सी, और ये एक नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है। ये कोई एक एंजाइम भी हो सकता है, कोई भी, है ना। जीन में आया म्यूटेशन, कहां पे दिखाया मैंने म्यूटेशन? ये देखो भैया, ये टूट गया है कुछ यहाँ पे। मान लो ये ए के साथ पेयरिंग था टी का, या जी के साथ पेयरिंग था सी का, यहां कुछ हुई गड़बड़। इस गड़बड़ का नतीजा क्या हो गया कि या तो जो प्रोटीन बन रहा था वो एबनॉर्मल प्रोटीन बन गया, उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड है, या फिर हो सकता है कि वो प्रोटीन बना ही नहीं। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। जीन में म्यूटेशन हो जाने पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द प्रोटीन फॉर्म्ड इज एबनॉर्मल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोटीन बना ही नहीं म्यूटेशन हो जाने पे। म्यूटेशंस कई तरह के हो सकते हैं। जीन्स के लेवल पे म्यूटेशंस क्रोमोसोम्स के लेवल पे हो सकते हैं। एक तो है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में गड़बड़ हुई है, एक ही हो सकता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर में ही गड़बड़ हो गई, कि जैसे हम कहते हैं 2n इज इक्वल टू 46, और अगर सिचुएशन हो जाए किसी में 2n इज इक्वल टू 47, आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया? हम कहेंगे भाई ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोम के लेवल पे गड़बड़ हो गई है। ट्राइसोमी ऑफ 21, है ना। कई तरह के सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में हम जानेंगे। So that means the problem can be at the level of gene individually, the problem can be at the level of chromosome. Clear है जी? सारी तरह की म्यूटेशंस हम जानेंगे। चलो, अब हम पहुंच गए हैं जेनेटिक म्यूटेशन पे, मतलब प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ जीन्स। लेकिन उसके लिए पहले फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमारा सेल साइकिल। याद है आपको? सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस हमने पढ़े थे। डिवीजन वाला फेज दैट इज एम फेज, है ना। ओवरऑल आपको याद है ना, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, सब याद है आपको ये सारे? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज की सब स्टेजेस है मियोसिस में। नाम याद रखिएगा, वो सारे जेनेटिक्स में बार बार यूज होंगे, सेल साइकिल वाला कंसेप्ट जो है। सो सेल साइकिल में हमारे पास एम फेज है, देन देयर इज जी फेज, देयर इज एस फेज, देयर इज G2 फेज, एक G0 फेज भी बताया था। ओके। डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सिंथेटिक फेज जो है, सिंथेसिस फेज जब जो है साइकिल का, तब डीएनए रेप्लिकेट करता है। What would happen if there is an error during this process? यदि डीएनए रेप्लिकेशन होते समय कोई गलती हो गई, देखिए टू एरर इज ह्यूमन, है ना, तो गलती तो हो ही जाती है, कहीं भी सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है। सो ये गलती क्या कहलाती है? यही म्यूटेशन कहलाती है। देखिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा, एस फेस में, सिंथेटिक फेस ऑफ द सेल साइकिल में क्या हो रहा है? DNA duplication process during the S phase involves, जब DNA डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मिंग द न्यू स्ट्रैंड। नए न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं जो नया स्ट्रैंड बनाएंगे। एन एरर अकर्स ड्यूरिंग दिस एडिशन इफ, यदि कोई गलती हो जाती है इस समय, इफ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग दिस एडिशन, जब नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ के नया डीएनए तैयार कर रहे हैं,
दिस विल बी रिजल्टिंग इन अ म्यूटेशन। अगर वो गलती हुई, हर बार वो गलती हुई ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। आप देखिए डीएनए के स्ट्रैंड पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने आप को अनवाइंड कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स है, ये खुले अनवाइंड हुए। कई तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे हम। नाउ यहाँ पे क्या है, ये हरे रंग से हमने दिखाया कि इस सिचुएशन में नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है उस ओल्ड ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड पे, और सेम यहाँ भी है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शंस, ये सब हम समझेंगे आगे, राइट जी। सो दिस इज द ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड जो ब्लू कलर से दिखाया है। जो ग्रीन कलर से बन रहा है वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। तो इसी तरह से नतीजा हो जाएगा कि एक डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए बन जाएंगे, डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा अपने आप को। समस्या क्या हो सकती है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। What are the different problems which can happen during this? कि डीएनए के स्ट्रैंड अनवाइंड हुए, ये वाला कहेगा जो मेरे ATGC है ना, मेरे लिए मेरे वाले ATGC ले आओ। A will say I want to pair with T, G will say I want to pair with C, ATGC ऐसे ही होता है ना। अब समस्या ये हो सकती है नया स्ट्रैंड बनते समय कि मान लो कोई बेस मिस हो गया, भाई मिला ही नहीं, वहां है ही नहीं, ये बेचारे जी के साथ पेयर करने वाला यहाँ कोई नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है, मिसमैच्ड बेस पेयर हो सकता है। ये देखो जो टी है ब्लू कलर से, टी के साथ हमने जी दिखा दिया, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, टी को तो ए के साथ पेयर करना था। इसका मतलब है कि सेलुलर लेवल पे जब ये डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, मिसिंग बेस हो सकता है कोई, या मिसमैच्ड बेस पेयर हो सकता है, और ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है फिनोटाइप में या नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का म्यूटेशन है। किस तरह के अलग अलग टाइप्स के म्यूटेशन हो सकते हैं। एरर टाइप्स, गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड भाई एक्स्ट्रा आ गया। डिलीशन ऑफ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, डिलीट भी हो सकता है। सो मतलब एडिशन डिलीशन दोनों हो सकता है। मिसमैचिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। एक आपको यहाँ दिख रही है कि देखो हमने टी को जी के साथ पेयर करा है, आप कहेंगे गलत है भाई, ए और टी पेयर करते हैं, जी और सी पेयर करते हैं। देखिए जी और सी, और यहाँ पे टी एंड ए, टी जो है वो जी के साथ नहीं करता है, ये गलती हो रखी है डीएनए में, ये एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। थोड़ा समय पहले मैंने बताया कि कुछ इंटरनल रीजन सेल के अपने ही लेवल पे, कुछ बाहर के फैक्टर्स भी हैं जो ऐसा करवा सकते हैं। सो दैट मीन्स द कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस कैन बी इंटरनल एट द लेवल ऑफ सेल इटसेल्फ, दीज कैन बी एक्सटर्नल। इंटरनल में नेचुरल स्पॉन्टेनियसली अकरिंग, नेचुरल है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन डीएनए कॉजिंग म्यूटेशन, डीएनए में होने वाले स्पॉन्टेनियसली अनप्रिडिक्टेबल बदलाव जिनके बारे में हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते पहले, अनप्रिडिक्टेबल बदलाव हैं, राइट। यहाँ पे कोई म्यूटाजन इन्वॉल्व्ड नहीं है, बाहर का कोई एजेंट इन्वॉल्व्ड नहीं है। म्यूटाजन अभी देखेंगे हम, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटाजन्स। एक्सटर्नल में mutations are caused by deliberately जानबूझ के हुआ है, ये किसी वजह से हुआ है, introducing changes in the DNA through external agents। external agents physical, chemical, biological कुछ भी हो सकते हैं। harmful radiations, x-rays, UV rays, कई तरह की harmful chemicals, lead है जैसे, है ना, different types of chemicals they can cause mutations। so external वाले में there is presence of mutagens, mutation causing agents। समझ गए आप, सेल के अपने ही लेवल पे डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो अपने आप कोई गलती हो गई, कोई उसका कारण नहीं था भैया, अपने आप ही हो गई स्पॉन्टेनियसली। और अगर किसी बाहर वाले एजेंट की वजह से हुई है तो फिर वो एक्सटर्नल वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड है, ठीक है। म्यूटाजन, व्हाट इज म्यूटाजन, इसका जिक्र करते हैं। पहले म्यूटेशन पढ़ा था। म्यूटाजन का मतलब होता है भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज म्यूटेशन, या सादी भाषा में कह लो म्यूटाजन इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, ठीक है। म्यूटाजन इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट।
जो कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कई तरह का हो सकता है. So let's see what can be the different types of external agents causing mutation. ये सब external agents, physical agents, radiations like UV rays, X-rays, है ना? Harmful radiations जो आपने सुना होगा भाई, repeated X-ray करवाना या CT स्कैन करवाना भी नुकसानदायक साबित हो जाता है. Chemical agents, benzoyl peroxide, सिगरेट कंपाउंड्स, मैंने कहा ना सिगरेट स्मोकर्स में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि टोबैको जो जब जलाया जाता है तंबाकू को, तो कई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन हैं जो कि म्यूटेशंस कर देते हैं. ठीक है. बायोलॉजिकल एजेंट्स में देयर आर वायरसेस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉजेस सर्विकल कैंसर. फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर कर सकता है. HPV, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते समय मैंने बताई थी ये बात आपको. सो म्यूटेशंस के कारण कैंसर भी हो सकता है. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक इसकी एग्जांपल है. सो आपने देख लिया जी, द म्यूटेजेंस कैन बी फिजिकल, दे कैन बी केमिकल, दे कैन बी बायोलॉजिकल. राइट. चलिए इधर देखिए, जब हम बात करते हैं भाई सन से निकलने वाली सनलाइट की, पूरा स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जानते हैं आप इनके बारे में. यूवी लाइट, यू नो अल्ट्रावायलेट लाइट, यू नो द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट. यू नो द इंफ्रारेड पार्ट, हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो यूवी लाइट है इसमें यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी है. यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग. फिजिक्स में भी शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे. विजिबल पार्ट में आपको पता है विबगायोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब कलर्स आपको पता है. अब नुकसानदायक है ये यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवीए, यूवीबी. स्किन का कैंसर, राइट. स्किन का कैंसर हो जाता है इस हार्मफुल रेडिएशन से. ये पेनिट्रेट कर जाती हैं स्किन की डीपर लेयर्स को, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए डर्मिस तक पहुंचती हैं और स्किन के सेल्स को एक अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने के लिए मजबूर कर देती है. तो क्या हम इनसे बच सकते हैं? कोई तरीका है हार्मफुल रेडिएशन से बचने का? अभी बताता हूं. पहले देखते हैं कि ये जो यूवी लाइट है ये करती क्या है, यूवी इफेक्ट है क्या. देखो गौर से, आपको पता है कि थायमीन होता है डीएनए में. अभी हमने नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र किया था, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स का, ATGC. तो जो टी है डीएनए हेलिक्स में, जो थायमीन है, जब यूवी रेडिएशन है सन से आ रहा तो थायमीन और थायमीन का डाइमर बन जाता है. वैसे तो हम जानते हैं A पेयर्स विद T एंड G पेयर्स विद C, दैट मींस T इज पेयरिंग विद A. यहाँ पे क्या है गौर फरमाइएगा, T और T आपस में जुड़ गए, थायमीन थायमीन डाइमर बन गया है. ये गड़बड़ कर दी है, ये म्यूटेशन कर दी है इस यूवी लाइट ने. सनलाइट कैन स्टिक डीएनए बेसिस टुगेदर. डीएनए के बेसिस को जोड़ दिया, मेकिंग इट हार्ड फॉर द सेल टू रीड द कोड. अब गड़बड़ हो जाएगी ना. वो जो एक जीन था पर्टिकुलर, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस था, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा. तो यूवी लाइट ने ये हार्मफुल इफेक्ट करा ना. नो, आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई जब हम कहते हैं ना तेज धूप में, तीखी धूप में निकलिए तो आप अपने आप को बचा के चलिए, आप कैप पहनिए और प्रॉपर कपड़ों से अपने आप को ढकिए, है ना. और SPF, आपने सुना है कई हम जो लोशंस होते हैं, सनस्क्रीन लोशन जो कहते हैं, SPF इज सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर. 40+ SPF वाली क्रीम जो है या लोशन जो है वो आप लगाइए अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, जितना भी एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, ताकि आपको हार्मफुल जो रेडिएशंस है सन की, उससे बचाया जा सके. देखिए धूप अगर हम कहते हैं अच्छी है तो फिर नुकसान भी है वहां पे उस चीज के, ये ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल, और नुकसान तो बहुत ही मेजर है. म्यूटेशंस सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं, म्यूटेशंस जर्मिनल सेल्स में भी हो सकते हैं. हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स है ना, जर्मिनल सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स. जर्मिनल सेल्स कहाँ हैं? अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल सेल्स हैं. अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो ओवरीज में ऊगोनिया जर्मिनल सेल्स हैं. तो म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकता है. जर्म लाइन म्यूटेशंस क्या हैं जी? देखिए इधर, मान लीजिए ये पेरेंटल गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, भ्रूण बन गया, ये रहा एम्ब्रियो. नाउ अगर म्यूटेशन जर्मिनल सेल्स में ही था, ओवम या स्पर्म में था म्यूटेशन, तो एज इट इज कैरी ऑन होगा, एंटायर ऑर्गेनिज्म कैरीज द म्यूटेशन.
क्योंकि उन्हीं से मिलकर के तो पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। स्पर्म में कोई डिफेक्ट था, ओवा के साथ फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, वो डिफेक्टेड जाइगोट है। इसी डिफेक्टेड जाइगोट से पूरा शरीर बन जाना है, तो म्यूटेशन पूरे शरीर में आ जाएगा। राइट जी। नाउ सोमेटिक म्यूटेशन में क्या है, ये नॉन जर्म लाइन म्यूटेशन है। अब इसमें क्या है कि म्यूटेशन जो है वो केवल कुछ सिलेक्टेड सेल्स में हो रहा है, सोमेटिक सेल्स में, वो भी कुछ सिलेक्टेड सेल्स में। सो ओनली द पैच ऑफ द इफेक्टेड एरिया विल बी कैरिंग दैट म्यूटेशन। इसमें गैमीट्स में वो म्यूटेशन पास ऑन नहीं होगा। इज इट क्लियर जी? सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन सादी भाषा में, जर्मिनल म्यूटेशन जो है फिर वो पूरे शरीर में कैरी ऑन होंगे अगली जनरेशन। सोमेटिक म्यूटेशन जो है वो सिलेक्टेड सेल्स में ही है। साइलेंट म्यूटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ म्यूटेशंस तो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। चुपचाप, कोई असर ही नहीं दिखा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैसा है साइलेंट म्यूटेशन? देखो जरा, अब आपको दिख रहा है ये ऑरेंज, ये जो येलो कलर, ग्रीन कलर और ये ब्लू पर्पल कलर से हमने क्या बनाया? ये ना अमीनो एसिड्स के लिए शॉर्ट लेटर्स हैं। आप अमीनो एसिड्स के बारे में जानते हैं? 20 अमीनो एसिड्स बताए थे आपको, कई बार बताए हैं मैंने। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, सिस्टीन, मीथियोनिन। डरिए नहीं, आपको भी सारे याद हो जाएंगे। मैंने 11th में जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था तब याद कराए भी थे आपको। एनीवे, कोई बात नहीं, फिर से याद करेंगे हम। आप और हम मिलजुल करके करेंगे, सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस, राइट? चलो सुनो, देखो जी, METPRO ये क्या है? ये अमीनो एसिड के लिए उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। VAL स्टैंड्स फॉर वैलीन, SER सीरीन, PRO प्रोलीन, MET मीथियोनिन, और इनके लिए आपको ये कोडॉन्स दिख रहे हैं नीचे, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। आप देखो ये जो TAC, GGT, AGT, ये सब क्या है? ये कोडॉन्स है। वी विल डिस्कस अबाउट देम जब हम डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझेंगे ना। सो डीएनए के ऊपर ये कोड लिखा है TAC, GGT, AGT, राइट? और TAC अगर होगा कोड तो नतीजा है ये अमीनो एसिड, दैट इज MET मिथियोनिन। GGT से बनता है प्रोलीन, AGT से बनता है सेरीन, है ना? ये कोड्स हैं और उनके अमीनो एसिड हैं। अब हो क्या रहा है, देखने वाली चीज क्या है यहाँ पे? साइलेंट म्यूटेशन क्यों कहा मैंने? CAA बना रहा है वैलीन, अगर ए की जगह आ गया टी, यहां पे इस वाले डीएनए में हो गया भाई म्यूटेशन। नीचे कैट लिखना मैंने CAT, ये आ गया टी और ऊपर था ए, पर फर्क कोई नहीं पड़ा, दोनों में तभी भी वैलीन ही बन रहा है। CAA पर भी वैलीन है, CAT पर भी वैलीन है, राइट जी? So that means no noticeable change is happening or effect is happening on the phenotype. There is no change in the amino acid sequence. पहले भी वैलीन बन रहा था, अब भी वैलीन बन रहा, तो इस एक बेस के खिसक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। That's why we are calling them as silent mutation. There is no change in the phenotype. Silent है, समझ आ गई बात? हर म्यूटेशन साइलेंट हो ये जरूरी नहीं है। ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था। अगर CAA बेसिस का सीक्वेंस है तो वैलीन बनेगा, ए की जगह अगर टी आ गया तो भी वैलीन बनेगा, ये साइलेंट म्यूटेशन है, राइट? इसमें एक एग्जांपल हमने लिया है अमेरिकन कर्ल कैट, राइट? म्यूटेशन में एक एग्जांपल ले रहा हूं, अमेरिकन कर्ल कैट। माइनर चेंज हुआ है यहाँ पे फिनोटाइप में, राइट? म्यूटेशंस के जो असर हैं कई तरह के हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। एक माइनर सा हमने इफेक्ट लिया है इस कैट में, इसके कान देखो ऐसे टेढ़े से ना, मुड़े हुए ना कान ऊपर को, राइट? लेकिन ये डेंजरस नहीं है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के। सो कई म्यूटेशंस में तो कोई असर नहीं आया, किसी में हल्का सा आ गया और किसी में बहुत भयानक, बहुत भयंकर असर भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है जी? लीथल म्यूटेशंस जैसे आप जानते हैं, लीथल, मृत्यु हो जाए, जैसे मौत भी हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया, अगेन फिर से आ गया ना, प्लियोट्रोपिज्म में भी सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, पढ़ चुके हैं ना हम ये चीज। नाउ sickle cell anemia, it is a genetic disorder in which the person has defective hemoglobin और जिसके कारण आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं। सिकल शेप्ड आरबीसीज ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जिन्हें सिकल सेल एनीमिया होता है दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम उनके आरबीसीज में अपना लाइफ साइकिल सक्सेसफुली नहीं कर पाता,
तो जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है उन्हें एक सेलेक्टिव एडवांटेज होता है उन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को कि या तो उन्हें मलेरिया होता नहीं है और अगर हो भी तो मलेरिया से उनकी मृत्यु नहीं होती है। नाउ मेजर चेंजेस आर अकरिंग इन द फिनोटाइप, लीथल म्यूटेशंस में मेजर चेंजेस हो रहे हैं फिनोटाइप में, राइट और वो चेंजेस इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑर्गेनिज्म पे और मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए हमने कहा लीथल, मृत्यु कारक साबित हो सकती हैं कुछ म्यूटेशंस, इतनी डेंजरस या इतनी खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है जी, क्लियर है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों के साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कभी कभी दिल करता है कि बस घड़ी की ये सुइयां थम जाएं और हम यूं ही पढ़ते रहें और हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाए और हमें पता ही ना चले। लेकिन कहते हैं समय की हर शय गुलाम, समय के आगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा जी, नतमस्तक होना पड़ेगा। तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि आने वाले सेशन में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, राइट। आपने भी देखा होगा जेनेटिक्स में कुछ वो सर्कल स्क्वायर बना के और लाइनें लगा के अगली जनरेशन में हम दिखाते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा नेक्स्ट जनरेशन में या नहीं होगा। दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, राइट जी। So it is the study of a particular trait that is inherited from one generation to another. कोई particular trait हमें study करना है कि ये अगली generation में कैसे जा रहा है। हेमोफीलिया ही है मान लो भाई, मेल्स में आ रहा है, क्या कभी कोई फीमेल हेमोफिलिक हो सकती है या नहीं, है ना। सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, राइट। और हम इससे ये भी जान पाते हैं कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सो पेडिग्री एनालिसिस एक बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग जो है आप कह दीजिए टेक्निक कह दीजिए बेशक जेनेटिक्स में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पेडिग्री चार्ट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, कहीं पे सर्कल बना हुआ है, किसी स्क्वायर को डार्क कर दिया गया है, किसी स्क्वायर को डार्क नहीं करा। ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये सर्कल, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल है तो फीमेल है, स्क्वायर है तो मेल है। अगर स्क्वायर के अंदर पूरा कलर करा हुआ है, शेडेड है पूरी तरह से, तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो भी आप ट्रेट पढ़ रहे हैं वो है उसमें। ठीक है जी। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल और फीमेल में मैरिज है, ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है। ओके, ये जो 1 2 3 4 रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं ये जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग सिंबल्स हैं जो हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे। A pedigree chart is a tabular representation of a family chart showing the transmission of a particular trait or disease. जरूरी नहीं है बीमारी पढ़नी है, डिजीज ही पढ़नी है, ट्रेट कह रहे हैं हम, कोई भी करेक्टर हो सकता है। ठीक है जी। सो ये पेडिग्री चार्ट जो है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, हेमोफीलिया जो है, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो नोट्स आपने बनाए हैं अभी के अभी, प्लीज इन्हें रिवाइज जरूर कीजिए। पूरे नोट्स जो अब तक आपने बनाए हैं बायोलॉजी के, कंपाइल करके रखिए, है ना। सुंदर से उनको सजा के रखना है और पढ़ना भी है। ऐसा ही नहीं है कि वो इतने सजे सजाए कि वो ऐसे ही है, यूज्ड नहीं है, नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। आपको उन्हें पढ़ना भी है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीस प्रैक्टिस करने हैं। हमें सफल होना है जीवन में और हम होंगे कामयाब डेफिनेटली, राइट। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड। আর একটু দেখতে সকাল করে যেতে হবে তো। সকাল করে যাবে আর কখন এখন খারাপ হয়ে যাবে এখন গেলে ওকে লাইন দিয়ে দিতে হয় বলে তো সকালে কাটা কি সেই একটা সে গোদা মামার দোকান খাম ভালো কি করে জানবো ওর খামো তো বলে না গুড় পিঠের মতন হয় ওর ঝুলপুরি হ্যাঁ তাকে তো এইখানে ভালো কার এই পুইটা খামিতে পোকা করে যাই সেটা করে তো শরীর খারাপ করে যাই একবার তুই কারো আমাদের শরীর খারাপ করেছিল লেবার গুলো খেয়েছিল করেছিল সেটাই তো বলছি হ্যাঁ ওটা এর খামিটা পোকা করে